दोपहर का समय था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल स्वभाव का आदमी था जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ता रहता था। उसकी पत्नी चंकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर लल्लन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अबे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। शाम का समय था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अंबा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अंबा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ, पर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई और काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। बेटा, ये तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अंबा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के समय मोहन और चंकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, आप दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्हें लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का समय था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 कारिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अंबा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी? ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का बस अब एक ही तरीका है। तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती हैं और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चंकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर पड़ती है। भरता समोसा रेसिपी। हाँ, ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चंकी पास थी, लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तिजोरी में सोने चांदी की उम्मीद की थी और इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चंकी उठकर चली जाती है।
रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन खाली बैठे हुए था, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। अगर दादी कह रही थी कि ये किसी खजाने से कम नहीं, तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे के अंदर जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। चंकी उसे चुपचाप देख रही होती है। तुम सच में बना रहे हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर खराब बना तो सब हंसेंगे। मोहन ने समोसे बनाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ खास नहीं था। मोहन निराश होकर दादी के पास जाता है। दादी, आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे बनाए समोसे अच्छे नहीं बने। खजाना मेहनत करने वालों को ही मिलता है, सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई लज्जत नहीं आ जाती। दादी उठकर रसोई में जाती हैं और मसालों का सही मिश्रण बनाकर मोहन को दिखाती हैं। समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे, ये समोसा तो कमाल का है, इसमें आलू नहीं है। वाह, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। दादी पास आती है। अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। हाँ दादी, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अब मैं सच में अपनी गलती सुधारूंगा। दादी गर्व से मोहन को देखती है। मोहन अब पूरी लगन से अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंचों की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चंकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भाई, अब तेरे समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों रे मोहन, आजकल बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंग लाई है। चल, एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताजा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा। अरे, अब कर्ज की क्या चिंता। जब तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसा तो अपने आप आता रहेगा। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने सही कहा था, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर गर्व हो रहा है। चंकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था, भरता समोसा ढाबा। मोहन की जय हो, भरता समोसा जिंदाबाद। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से
उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं, तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है।
चलो इसमें से आलू तोड़ लो, मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो, यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है, जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है, किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी, मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज
एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था, जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं, तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है, सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे, तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है, मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा।
मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं, तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो इसमें से आलू तोड़ लो, मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है, तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है। किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी? मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है,
समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। पुरीगंज नाम का एक गांव था, जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। सुरेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। माँ, आप क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस गांव में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी माँ से ये बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सुरेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर कर के घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे गांव सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के पिताजी सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं रोहन, माँ और पिताजी दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ, चलो। सुरेश और रोहन दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार लखन अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं? अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, और पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपए के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, मगर हम 50 में ही बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ, जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं।
मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे गांव में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और गुल्लू जमींदार की पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर गुल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो पानी पूरी, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है। तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, बस गांव में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बनाकर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे पानी पूरी की दुकान के लिए पूरी ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन, जाओ पास में जो भी घर हो वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज हैं। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद अपने झोले में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को वो जादुई बीज देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे, तब तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। सही कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों ही अपनी पानी पूरी का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई।
मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरी कम पड़ जाती है, पानी पूरी की खेती से पूरी लेकर आ जाता है। गांव वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले में से पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में। और मैंने तो सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू, चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन अपनी पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से गांव में बेचना शुरू करते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के पिता के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, मगर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी की खेत में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू में गड़े पेड़ की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। मालिक, आप बचाइए, मालिक आप बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ा गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू फंसे होते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के झाड़ों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। ये झाड़ इन खेतों की रक्षा करते हैं। आपको अपनी गलती का पछतावा है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही पेड़ उन्हें छोड़ देते हैं। शहर की मशहूर गली जहां आमने सामने 2 रेस्टोरेंट थे, समुद्री स्वाद मछली रेस्टोरेंट और राजू तंदूरी हाउस चिकन रेस्टोरेंट। दोनों ही जगह ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन हाल ही में राजू के रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे गोपाल को जलन होने लगी थी। गोपाल घर आते ही, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? और क्या होगा, वो राजू, उसका चिकन तंदूरी हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। पूरा बाजार उसी की बात कर रहा है। मेरे ग्राहक भी अब उधर ही जाने लगे हैं। इसमें जलने वाली क्या बात है?
तुम भी अपनी मछली का स्वाद और बढ़ा दो, लोग खुद वापस आ जाएंगे। राजू अपने किचन में तंदूरी मसाला चख रहा था। तभी एक ग्राहक तेजी से अंदर आता है। अरे राजू भाई, तुम्हें पता है बाहर क्या लगा है? क्या हुआ? राजू मीरा बाहर आते हैं और सामने गोपाल के रेस्टोरेंट की ओर देखते हैं। वहां एक बड़ा बोर्ड लगा होता है, चिकन सेहत के लिए हानिकारक, मछली खाइए स्वस्थ रहिए। इस गोपाल की हिम्मत कैसे हुई? पहले सोचो, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों करेगा? साफ है मेरा धंधा उससे अच्छा चल रहा है, इसीलिए जलन हो रही है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर यह सही तरीका नहीं होगा। तुम सिर्फ अपने स्वाद और सेवा पर ध्यान दो। नहीं मीरा, अगर वो ये खेल खेल सकता है तो मैं भी उसे दिखा दूंगा कि राजू किसी से कम नहीं। गोपाल अपने ग्राहकों से घिरा हुआ था। तभी सड़क के दूसरी तरफ हलचल होती है। गोपाल बाहर आता है और देखता है कि राजू ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक और बड़ा बोर्ड लगवा दिया है। मछली में कांटे ही कांटे, असली स्वाद तंदूरी चिकन में है। अच्छा खेला राजू, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ राजू भी गोपाल को घूरता है। दोनों के बीच अब जंग का माहौल बन चुका था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी उसका सबसे वफादार कर्मचारी रमेश अंदर आता है। मालिक, मैंने वो पता कर लिया जो आप जानना चाहते थे। क्या पता कर लिया? राजू अपने तंदूरी चिकन में जो मसाले डालता है वो कुछ खास होते हैं। अगर हमें वो सीक्रेट रेसिपी मिल जाए तो हम भी तंदूरी मछली बनाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। बढ़िया, लेकिन वो मसाले कैसे लाएंगे? मैंने सोचा है कि मैं राजू के रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जाऊंगा और किचन में घुसने की कोशिश करूंगा। एक बार अंदर चला गया ना तो मसालों का राज भी खुल जाएगा। शाबाश रमेश, तुमने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो राजू को मात दे देगा। राजू अपने किचन में मीट काट रहा था। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मालिक, बाहर एक अजीब बात हो रही है। अब क्या हुआ? देखिए अखबार में क्या छपा है। समुद्री स्वाद के मालिक गोपाल का दावा, चिकन सेहत के लिए नुकसानदायक। मीरा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। राजू, मैं कह रही थी ना कि ये जंग गलत रास्ते पर जा रही है। अब कोई सही गलत नहीं बचा मीरा, अब ये जंग हमें जीतनी ही होगी। लेकिन अगर हम भी यही गलतियां करें जो गोपाल कर रहा है तो फिर फर्क क्या रहेगा? मीरा, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं तो तुम इसमें मत पड़ो। मीरा चुप हो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इस जंग में कुछ और भी हो रहा है जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। रात का समय था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा अपने ग्राहक कम होने की शिकायत कर रहा था। तभी एक रहस्यमयी शख्स अंदर आता है। ये वो चालाक आदमी था जो दोनों रेस्टोरेंट की दुश्मनी का फायदा उठाने आया था। गोपाल जी, लगता है कि आपके रेस्टोरेंट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है साहब, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और साथ ही राजू को भी बर्बाद कर सकता हूँ। कैसे? अगर आप चाहें तो राजू के मसाले में ऐसी चीज मिला सकते हैं जिससे लोग बीमार पड़ जाएं, और जब लोगों को लगेगा कि उसका खाना खराब है तो वो आपके पास ही आएंगे। गोपाल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मीरा को पहले से ही इस रहस्यमयी आदमी पर शक था। वो इसे दूर से देख रही थी। वो तय करती है कि इस बारे में कुछ और पता लगाएगी। सुबह होते ही राजू अपने रेस्टोरेंट में बड़ा पोस्टर लगवाता है। समुद्री स्वाद में मिलावटी मछली बेची जा रही है। ये देखकर गोपाल आग बबूला हो जाता है।
अब तो हद हो गई, मैं इसे आज खत्म करके ही दम लूंगा। बस कीजिए गोपाल, ये जंग दोनों की ही बर्बादी कर देगी। राजू, हमें ये सब बंद करना होगा, ये खेल खतरनाक हो रहा है। जब तक गोपाल सुधरेगा नहीं, मैं भी नहीं सुधरूंगा। मीरा और सुमन दोनों चिंतित थी। वो देख रही थी कि उनके पतियों की दुश्मनी अब बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। दोनों के रेस्टोरेंट के बाहर अफवाहें और झूठे प्रचार के कारण ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। मीरा और सुमन दोनों पार्क में बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पता नहीं ये लड़ाई कब खत्म होगी। गोपाल दिन रात बस यही सोचता है कि राजू को कैसे हराया जाए। राजू भी यही कर रहा है। मुझे तो ये भी लगने लगा कि कोई दोनों को भड़का रहा है। क्या मतलब? उस रवि पर मुझे शक है। जब से वो आया है, दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। मीरा और सुमन छुपकर रवि का पीछा करती है। वो देखती है कि वो रमेश के साथ गुप्त रूप से मिल रहा था। सुनने की कोशिश करती है। देखो रमेश, हम दोनों का काम बस यही था कि दोनों के बीच जंग इतनी बढ़ जाए कि दोनों के रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ जाएं। और मैंने दोनों की दुश्मनी में आग लगाने का काम किया है। सही किया। जब दोनों रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो हम दोनों के मालिक को इस जगह पर अपना नया होटल खोलने का मौका मिलेगा। मीरा और सुमन ये सुनकर चौंक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि रवि और रमेश एक बिजनेस टाइकून के लिए काम कर रहे थे, जो इस इलाके में अपना बड़ा होटल खोलना चाहता था। यानी ये लड़ाई किसी और के फायदे के लिए थी और हम सब उसकी चालों में फंस गए। हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह मीरा और सुमन अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती है। पहले तो राजू और गोपाल झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर मीरा बीच में बोल पड़ती है। बस बहुत हो गया। अगर तुम लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि रवि और रमेश ने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मीरा और सुमन उन्हें रवि और रमेश की सच्चाई बताती हैं। दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब हमारी लड़ाई का असली फायदा किसी और को हो रहा था और हम इतनी नफरत में अंधे हो गए थे कि ये देख ही नहीं पाए। राजू और गोपाल मीरा और सुमन के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। ये रवि और रमेश को बुलाते हैं और उसे लगता है कि उसकी साजिश कामयाब हो रही थी, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने है। अब दोनों सीधे जेल जाओगे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। रवि और रमेश के पकड़े जाने के बाद गोपाल और राजू एक दूसरे को देखते हैं। अब और लड़ाई नहीं। हम दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, लेकिन इज्जत और मेहनत से। बिल्कुल, कोई भी नफरत से नहीं जीत सकता। असली जीत स्वाद और मेहनत की होती है। सुमन और मीरा राहत की सांस लेती हैं। दोनों रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौटने लगती है और ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तो हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। राधा का पति मोहन मजदूरी करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी राधा और अपनी 10 वर्षीय बेटी नर्मदा का पेट भर पाता था। वहीं उसका पड़ोस में रहने वाला सुरेश एक बिजनेसमैन था। नवरात्रि चल रही थी। मोहन मजदूरी पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अजी सुनते हो, नवरात्रि चल रही है और मैं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के व्रत रख रही हूँ। हाँ राधा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि की पूजा नहीं करवा पाएंगे? मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी अपने घर पर कन्या पूजन करवाऊं और 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊं। तुम चिंता मत करो राधा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और नवरात्रि से पहले कुछ पैसे तुम्हारे हाथ में जरूर रखूंगा।
मैं कह रही थी कि आज जब आप बाजार से आना तो व्रत का कुछ सामान लेकर आना। क्या क्या मंगाना चाहती हो तुम? 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, साबूदाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है राधा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने मुझसे जो जो सामान कहा है, मैं नवरात्रि से पहले पहले वो सामान तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया और राधा का चेहरा उदास हो गया। तभी राधा की पड़ोसी कनिका वहाँ पर आ गई। कनिका राधा के घर पर कभी कभार आया करती थी। अरे राधा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आज तुझे मेरे साथ मार्केट चलना है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे आपके साथ बाजार चलना था। अरे नवरात्रि चल रही है ना, तो उसकी कुछ शॉपिंग करनी है। तुम तो जानती ही हो राधा कि हम लोग नवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से करते हैं, और जब तक हम कन्या पूजन नहीं करवाते हमें तो पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि आई भी है या नहीं। क्या तुमने नवरात्रि की अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? आपके आने से कुछ देर पहले ही मैं अपने पति मोहन से उसी के बारे में बात कर रही थी। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है ना, और मेरे पति तो मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो नवरात्रि से पहले पूजा का सामान लाकर मुझे जरूर देंगे। अरे तेरा पति तो हर साल यही कहता है। चल मेरे साथ, बाजार चलते हैं। राधा कनिका के साथ बाजार चली गई। एक दुकान पर जाकर कनिका दुकानदार से बोली, भैया 5 किलो कोटू, 5 किलो सिंघाड़े का आटा, 5 किलो सेंधा नमक और 5 किलो साबूदाना, और हाँ, साथ ही साथ आपके पास जो अच्छे चिप्स के पैकेट्स हैं ना व्रत वाले, वो भी पैक कर दीजिएगा। बहन जी, व्रत की बहुत अच्छी और ब्रांडेड नमकीन आई हुई है। आप उसका नाम लेना तो भूल ही गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। एक काम कीजिए, 5-5 पैकेट व्रत वाले बढ़िया ब्रांडेड नमकीन भी पैक कर दीजिए। राधा ये सब अपनी बेचारी आंखों से देख रही थी। राधा को अपनी ओर देखते हुए कनिका राधा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे राधा, व्रत तो तुमने भी रखा है, तो क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? नहीं कनिका जी, मैं आलू खाकर ही अपना काम चला लेती हूँ। आलू? भला व्रत में आलू कौन खाता है? मुझे तो आलू बिल्कुल भी हजम नहीं होता। मैं तो जब भी नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो मुझे तो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि तुमने देखा ना अभी मैंने क्या क्या सामान खरीदा। हाँ, वो तो मैंने देखा, आपने ढेर सारा सामान खरीदा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लाई कि मैंने क्या क्या खरीदा है। अरे भाई, मैं अकेले इतनी सारी शॉपिंग बैग थोड़ी ना उठा पाऊंगी। चलो मेरी मदद कर दो जरा। इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी, और उन 100 रुपए से तुम अपने लिए कुछ ढंग की खाने पीने की चीजें खरीद लेना। राधा ने चुपचाप भारी भारी शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। कनिका बाजार में इधर उधर नजर दौड़ाती हुई बोली, अरे वो देख राधा, सामने गिफ्ट की दुकान है। सोच रही हूँ कि इस बार नवरात्रि में जिन कन्याओं को मैं भोजन करवाऊंगी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दूं। तुम तो जानती ही हो, हर साल नवरात्रि में कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देती हूँ मैं। इस बात को तो मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं। कनिका ने उस गिफ्ट की दुकान से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे। कुछ देर बाद कनिका राधा के साथ उसके घर पर गई और अपना पर्स देखने लगी। मुझे माफ करना राधा, मैंने अपने पति से 3000 रुपए लिए थे और मैं सारे पैसों की शॉपिंग कर आई। मेरे पास तो छुट्टे पैसे बचे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे कल दे दीजिएगा। तुम कितनी अच्छी हो राधा, कल हम फिर से बाजार चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। हाँ। इतना बोलकर कनिका अपने घर के अंदर चली गई और राधा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गई। राधा को देखकर उसकी 10 वर्षीय पुत्री नर्मदा दौड़ती हुई आई। माँ, आप बाजार से अपने लिए कुछ लेकर नहीं आई? मुझे तो लगा था कि आप कनिका आंटी की तरह ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगी। कोई बात नहीं बिटिया, हम अगले साल ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ये तो आप हर साल कहती है माँ। ऐसा नहीं कहते नर्मदा, तुम्हारे पिताजी एक मजदूर हैं और ऊपर से बाजार में भी अभी मंदी चल रही है। जब हमारे हालत ठीक हो जाएंगे ना, तो हम भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और उस साल हम भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या आप भी कनिका आंटी की तरह कन्याओं को भोजन करवाएंगी?
हाँ मेरी बिटिया, क्यों नहीं। उस दिन तुम अपने हाथों से उन कन्याओं को भोजन खिलाना। नर्मदा बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे उस दिन का इंतजार है माँ। मैं आंटी की तरह किसी को भगाऊंगी भी नहीं। नर्मदा की बात सुनकर राधा चौंक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले साल कनिका आंटी ने कुछ लड़कियों को भोजन के लिए बुलाया था। मैं भी उन्हीं लड़कियों में चली गई थी, मगर आंटी ने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं और मेरे कमरे की फर्श खराब हो जाएगी। नर्मदा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब मोहन घर वापस आया तो राधा ने अपने पति मोहन से कहा, नर्मदा बता रही थी कि पिछले साल कनिका ने कन्या भोजन के वक्त नर्मदा को अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तुम्हें पता है राधा कि कनिका का पति एक अमीर व्यक्ति है। वो एक बिजनेसमैन है। उसके संबंध हाई सोसाइटी के लोगों से हैं। भला नर्मदा को क्या आवश्यकता थी कन्या पूजन के दौरान उसके घर पर जाने की? अगर मेरी बिटिया उन 9 कन्याओं में शामिल होकर कुछ भोजन खा भी लेती तो आखिर कनिका जी का क्या बिगड़ जाता। और वैसे भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति तो किसी गरीब को भोजन खिलाने में है, ना कि अमीर बच्चों को खिलाकर। तुम चिंता मत करो राधा, हमारे बुरे हालात सदैव नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। मोहन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। राधा अगले दिन 100 रुपए के लिए कनिका के घर पर चली गई। कनिका क्रोधित होती हुई राधा से बोली, इसीलिए मैं तुम्हें बाजार ले जाने में आनाकानी करती हूँ। राधा, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए हैं, कोई लाख रुपए नहीं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और सुनो, अब मुझे कभी भी पैसों के लिए मत टोकना। राधा मुंह लटकाकर चुपचाप चली आई। ऐसे ही 9वीं का दिन आ गया। कनिका ने धूमधाम से पूजा करवाई और साथ ही साथ 9 कन्याओं का भोज भी रखा। कनिका ने कन्याओं के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया था, जिसकी सुगंध बाहर तक आ रही थी। उस सुगंध को सूंघते हुए नर्मदा उन कन्याओं में शामिल हो गई। मगर हमेशा की तरह कनिका नर्मदा को अपने घर पर देखकर बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, 9 लड़कियां पूरी हो गई हैं नर्मदा, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैंने तो देखा अभी सिर्फ 7 ही लड़कियां हुई हैं। वो क्या है ना, 2 लड़कियां मेरी फ्रेंड की भी आने वाली हैं। अब अगर तुम इस भोज में शामिल हो जाओगी तो भला मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी। और वैसे भी पिछले साल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तो तुम्हारे पिता जब तक तुम्हारे ढंग के कपड़े नहीं बनवाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। चलो अब तुम चली जाओ यहाँ से, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। नर्मदा के जाने के बाद सुरेश कनिका से बोला, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालती तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निकाल देता। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी पड़ोसी राधा को मुंह मत लगाया करो। अजी, मैं फालतू में मुंह नहीं लगाती। अगर उसे मुंह लगाती हूँ तो उसके बदले बहुत सारा काम भी करवाती हूँ। नर्मदा मुंह लटकाकर रोती हुई अपने घर चली गई। नर्मदा को देखकर राधा समझ गई कि कनिका ने इस बार भी नर्मदा को कन्या भोज में शामिल नहीं किया। राधा नर्मदा को गले लगाती हुई बोली, देखो तुम्हारे पिताजी पूजा का सामान लेकर आए हैं, और वैसे भी माँ दुर्गा अच्छा भोजन और ढेर सारे कपड़ों से प्रसन्न नहीं होती। वो तो अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न होती हैं। सच कह रही हो माँ? हाँ नर्मदा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ दुर्गा अपने भक्तों के सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। इतना बोलकर राधा ने नर्मदा को गले लगा लिया और नर्मदा खुश हो गई। अगले दिन दशहरा था। दशहरे में सभी लोग रावण जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने सुरेश से कहा, इस रावण को आग कौन लगाएगा? हर साल की तरह इस साल भी रावण को आग मैं लगाऊंगा। सुरेश ने रावण को आग लगाना चाहा, मगर लाख प्रयासों के बाद भी आग नहीं जली। ये देखकर सुरेश बहुत चिंतित हो गया। क्या हुआ सुरेश भाई? लगता है इस साल तुम्हारे हाथों बुराई का नाश नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ। उस व्यक्ति ने भी रावण को आग लगाने की बहुत कोशिश की, मगर आग नहीं जली। थक हार कर सभी लोग परेशान हो गए कि कागज के रावण में आखिर आग क्यों नहीं लग रही है। तभी मासूम नर्मदा वहां पर पहुंच गई और सुरेश से बोली,
अगर आप कहो तो मैं रावण को आग लगा सकती हूँ। एक बार इस छोटी बच्ची को भी प्रयास करने दो सुरेश भाई। हो सकता है जो चमत्कार हमसे नहीं हुआ इससे हो जाए। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। नर्मदा ने जैसे ही रावण को आग लगाई, रावण का पुतला जल उठा, मगर इसके साथ ही सुरेश के घर पर आग लग गई। अपने घर पर आग लगती देख सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। जैसे जैसे रावण का पुतला जल रहा था, सुरेश का घर भी धुआं हो रहा था। सुरेश की पत्नी कनिका चीखती हुई बोली, अरे अरे मेरे घर में आग लग गई है, कोई बचाओ बचाओ, मेरी बेटी अंदर है। कनिका की बात सुनकर राधा दौड़ती हुई कनिका के घर के अंदर घुस गई और उसकी बेटी को बाहर निकाल कर ले आई। तभी सुरेश के मोबाइल पर उसके ऑफिस से फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है। सुरेश सड़क पर आ चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वहाँ पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और माँ दुर्गा वहाँ पर प्रकट हो गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी लोग उसके चरणों में गिर गए। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है सुरेश और कनिका। तुमने कन्या भोज के दौरान एक गरीब बच्ची को अपमानित किया। तुम्हें धनवान रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और सुरेश सड़क पर आ गया। राधा अपनी बेटी नर्मदा को लेकर घर आ गई कि तभी उसका पति मोहन खुश होता हुआ वहाँ पर आया। उसके साथ 9 बच्चियां थी। राधा, मैं इन 9 बेसहारा लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हम इन्हें ही भोज कराएंगे। लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ राधा, मैं जिस जगह पर मजदूरी कर रहा था वहाँ पर मुझे सोने के सिक्कों का थैला मिला है। लगता है ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। राधा ने सारी घटना मोहन को बता दी। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है राधा। राधा उन 9 लड़कियों को अपने घर में बिठाकर खाना परोसने लगी और सारी कन्याएं अपना भोजन आनंदित होकर खाने लगी और उन्हें मिठाइयाँ और बहुत सारे कपड़े देने लगी। उस दिन के बाद मोहन का परिवार अमीर हो गया और सुरेश का परिवार गरीब हो गया और इसी के साथ बुराई की हार हुई और अच्छाई और सच्चाई की जीत। ये कहानी है आनंदपुर की। आनंदपुर की ज्यादातर जमीन ठाकुरों ने खरीदी थी। हरिया, ये ले तेरे पैसे। आज से ये जमीन मेरी। अब से इस जमीन पे खेती करने का तुझे किराया देना होगा। जी ठाकुर साहब। भोले भाले गांव वाले पैसों की जरूरत की वजह से अपनी जमीनें ठाकुरों को बेच रहे थे और ये बात कई लोगों को खल रही थी। उनमें से एक था संजीव। संजीव खुद एक किसान था और वो समझता था कि अपनी जमीन किसी और को सौंप देना क्या है। न जाने कब ये किसान समझेंगे कि उनकी जमीन ही उनका सब कुछ है। संजीव बड़बड़ाता हुआ घर आया। क्या हुआ पापा? और क्या हो सकता है, एक और किसान ने अपनी जमीन ठाकुर को बेच दी। किसने? हरिया ने। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। पैसों की जरूरत की वजह से उसने अपनी जमीन बेच दी। हरिया काका भी? हाँ, गांव वालों के लिए ये ठाकुर बहुत अच्छे हैं। उनकी जमीन ही खरीदते हैं और उनकी उसी जमीन पर काम भी देते हैं किराए पे। लोग उन्हें भगवान समझ रहे हैं, पर ये असल में वो शैतान है, शैतान। हाँ पापा, सब ठाकुर लोग मतलबी होते हैं। वो अच्छाई का दिखावा करते हैं। हाँ। शांति और संजीव सारे ठाकुरों को बुरा समझते थे। खैर, इनकी जिंदगी चलती रही। संजीव और शांति अपने खेतों में काम करते रहे। एक दिन गांव के मंदिर में उत्सव था। इस बार देवी की पूजा का मान किसे देना चाहिए? हम सोच रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ये करे तो। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो इंसान गांव के किसानों को लूट रहा है और आप लोग उसे मान देना चाहते हैं। लेकिन संजीव, वो हमारी जमीन छीन थोड़ी ना रहे हैं। वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर सारे किसानों की जमीन हथिया रहा है। नहीं संजीव भैया, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो।
मेरे पापा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो ठाकुर बहुत बुरे हैं। उन लोगों ने आप सभी को ठगा है। आप उन ठाकुरों की मक्कारी अभी नहीं समझ पाएंगे। मुखिया जी, इस बात को यहीं रोक देते हैं। इस साल ये मान आप ही उठाइए। देवी की पूजा आपके हाथों ही करनी उचित होगी। गांव वालों ने इस बात पर सहमति जताई और ये विवाद खत्म हुआ। इस दिन गांव वाले समझ गए कि संजीव और उसकी बेटी शांति ठाकुरों के खिलाफ थी। खैर, समय बीता और सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। एक दिन ठाकुर का बेटा शहर से गांव आया। वो सालों बाद गांव लौटा था, इसलिए गांव में घूमने चला गया। यहाँ उसकी नजर शांति पर पड़ी और पहली नजर में ही शांति उसे भा गई। मुनीम जी, वो लड़की कौन है? मुनीम जी ने गौर से देखा। वो शांति है, संजीव की लड़की। ठीक है। उसे देखने के बाद खुशी खुशी अपने घर गया। क्या बात है बेटा, बहुत खुश हो? आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? हाँ। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, मतलब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ माँ। कौन है वो लड़की? शांति। कौन शांति? संजीव जी की लड़की। हे भगवान, तुझे लड़की पसंद भी आई तो उस संजीव की। अब इसमें क्या गलत है पापा? माना वो गरीब है, पर हमें कौन सा पैसा चाहिए? बात पैसों की नहीं है, बात पसंद की है। उस संजीव और उस लड़की को ठाकुर एक आंख नहीं भाते। उसे लगता है कि हम सब के सब मक्कार हैं, भोले भाले किसानों की जमीन हथियाते हैं। अगर हम उसके घर तेरा रिश्ता ले भी गए तो भी वो लोग रिश्ता ठुकरा देंगे। अपने माँ पापा की ये बातें सुनकर ध्रुव का मन बैठ गया। उसे शांति बहुत पसंद थी। उस रात ध्रुव अपनी सोच में ही डूब गया। मैं कुछ भी करके शांति के मन में मेरे बारे में अपनी राय बदल दूंगा और उससे शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकर ही क्यों ना बनना पड़े। अगली सुबह ध्रुव संजीव के खेत में पहुंच गया। कौन हो तुम? मैं ध्रुव हूँ, इस गांव में नया आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? हाँ हाँ आता है। ठीक है, तो आज से काम पर लग जाओ, दिन के 300 रुपए दूंगा। जी चलेगा। और ध्रुव उसी दिन से संजीव के खेतों में नौकर बन गया। वो रोज ट्रैक्टर चलाया करता था। रोज शांति भी खेत आती थी और जब शांति आती थी तो ध्रुव एकटक उसे ही देखता रहता था। खैर, शांति का ध्यान अपने पापा पर ही था। एक दिन की बात है, ध्रुव गांव के नुक्कड़ के पास छाता लेकर खड़ा था और अचानक बरसात शुरू हो गई और तभी उसके सामने शांति भागती हुई आई और शांति सीधा उसके छाते में चली आई। तुम खेत ही जा रहे हो ना? हाँ। मुझे भी वहाँ छोड़ दो, मेरे पास छाता नहीं है। ठीक है। ध्रुव और शांति एक ही छाते में चल रहे थे। ध्रुव आज बहुत खुश था। पहली बार शांति ने उससे बात की थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। रोज शांति और ध्रुव एक दूसरे के साथ बात करने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ध्रुव, ये ठाकुर कितने मक्कार होते हैं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वो लोग बस लूटना जानते हैं। ऐसा नहीं है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तब समझोगी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा दिन ना आए। ठाकुर बुरे नहीं हैं शांति। लेकिन एक दिन संजीव के साथ एक हादसा हुआ। वो बहुत बुरी तरीके से खेतों में गिर गया। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। शांति और उसकी माँ परेशान हो गई। वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? उनके पास एक ही रास्ता था, ठाकुरों को अपनी जमीन बेचना। दोनों माँ बेटी ठाकुर के घर पहुँची। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। ये लीजिए हमारी जमीन के कागज और हमें 2 लाख रुपए दीजिए। बेटा, तुम्हारी तरह बाकी गांव वालों के जरूरत के समय मैंने उन्हें पैसे दिए। मैं किसानों की जमीन खरीदता नहीं हूँ, गिरवी रखता हूँ। जब तुम लोग 2 लाख रुपए लौटा दोगे तो जमीन वापस तुम्हारी हो जाएगी।
शांति आज तक ठाकुरों को गलत समझती रही। एकाएक उसका नजरिया ही बदल गया। ठाकुर साहेब ने शांति के हाथ में 2 लाख रुपए रख दिए और फिर ध्रुव भी उसके सामने आया। तुम यहाँ? मैं ध्रुव ठाकुर हूँ। हम ठाकुर किसी को लूटते नहीं हैं। अगर ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम ना समझती, पर आज किस्मत ने तुम्हें ये बात समझा दी। मैं तुम्हें पहली ही नजर में चाहने लग गया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेतों में नौकर बन गया, बस तुम्हें देखने के लिए। ये सुनकर शांति समझ गई कि ठाकुर बुरे नहीं होते। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शांति ने अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और फिर संजीव का ऑपरेशन हुआ। कुछ महीनों बाद संजीव ने खुद ध्रुव और शांति की शादी करवा दी। शांति और संजीव दोनों के विचार बदल चुके थे। वो समझते थे कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों को लूटते हैं। अब वो समझ गए कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो समय पर गरीबों की मदद करते हैं, जैसे ठाकुर।